हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं धीरज एंड आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंटरनेशनल रिलेशंस। तो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूं। मेरा पूरा नाम है धीरज राजपुरोहित और मैंने 2 बार सिविल सर्विसेज मेंस लिखा है, 1 बार आरएस मेंस लिखा है और पिछले 1.5 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूँ। इसी दौरान मैंने 500 से ज़्यादा बच्चों की मेंटरिंग भी की है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है धीरज राजपुरोहित 1988@gmail.com। आप मुझे इस पर अपनी कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरी मेल कर सकते हैं, मैं आपको सूटेबल जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंडिया चाइना रिलेशंस। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, इंडिया चाइना रिलेशंस हम कब से स्टार्ट हुए? 1950। वैसे मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ पहले चाइना का, कि हम कब आज़ाद हुए थे 1947 में, और चाइना आज़ाद हुआ था 1949 में। उससे पहले वहाँ पे किसका शासन था? रिपब्लिक ऑफ चाइना का, जिसके लीडर थे चियांग काई शेक। माओ जेडोंग, जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के लीडर थे, उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया था रिपब्लिक ऑफ चाइना, चियांग काई शेक को। और ये किस में बिलीव करते थे? माओ जेडोंग बिलीव करते थे कम्युनिज्म में, और चिंग काई शेक बिलीव करते थे कैपिटलिज्म, पूंजीवाद में। तो इनके फॉलोअर्स जो थे माओ जेडोंग के, वर्किंग क्लास थे फॉलोअर्स, और इन्होंने क्या दिया था कि इन्हें वायलेंट तरीके से, किसी भी तरीके से, भले ही हमें फोर्स यूज़ करना पड़े, हमें इन्हें बाहर करना है और हमें पावर लेनी है। और चिंग काई शेक जो थे वो उस टाइम पावर में थे, और उनकी कैबिनेट रातों रात चाइना छोड़कर भाग गए। कहाँ पे? ताइवान। और वहाँ जाके अपनी गवर्नमेंट बना ली। तो अब जो ताइवान में जो गवर्नमेंट है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना की, और मेनलैंड चाइना में जो गवर्नमेंट है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो किसके अंडर थी? माओ जेडोंग के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया आपको। अच्छा, ठीक है। तो इंडिया चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो कब से स्टार्ट हुए? 1950 से। और अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? ऑफिशियल स्टेटस क्या है? हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। क्या है? रणनीतिक साझेदार। ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इंडिया चाइना रिलेशंस को 3 भागों में बांट लेंगे। हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहला फेज 1950 से लेके 1962, सेकेंड फेज 62 से लेके 88, और थर्ड फेज 1988 से लेकर अब तक। अच्छा, मैंने ये जो 62 और 88 ये 2 ईयर्स क्यों चूज़ किए? ये वाटरशेड ईयर्स क्यों हैं? इसके पीछे एक रीज़न है। 62 काफ़ी लोगों को पता होगा, 62 में क्या हुआ था? हमारा वॉर हुआ था चाइना के साथ। ठीक है। और 1988 में क्या हुआ था? राजीव गांधी ने विजिट किया था। चलिए, ये आगे आपको समझ आएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं फेज़ 1 से। फेज़ 1 1950 से स्टार्ट होता है। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये फेज़ था आइडलिज्म का फेज़। आइडलिज्म का फेज़, इसका मतलब आदर्शवाद का दौर। क्यों आदर्शवाद का दौर? इसमें हमने स्लोगन भी दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो काफ़ी आदर्शवादी हो गए थे हम, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाना चाहिए था हमें। नहीं, ये हमें पता चलेगा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये हमें आगे पता चलेगा। देखिए, अच्छा, हम जो 1950, ये तो 1949 में आज़ाद हो गए, और आज़ाद होने के बाद, आज़ाद तो क्या हुए, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने पावर में आ गई थी, और रिपब्लिक ऑफ चाइना को वहाँ से भेज दिया था। तो पीआरसी का ये कहना था कि भाई इससे पहले जो था वो डिक्टेटरशिप थी रिपब्लिक ऑफ चाइना की, और हमने एक तरह से चाइना को फ्री किया है। तो वो कहते हैं कि 49 में चाइना आज़ाद हुआ है। ठीक है, ये उनका व्यू है। तो इंडिया सबसे पहला नॉन कम्युनिस्ट कंट्री था ये रिकॉग्नाइज करने के लिए, पीआरसी की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, बाकी जो कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया था वो कम्युनिस्ट कंट्री थी, पर जो गैर साम्यवादी देश, पहला गैर साम्यवादी देश कौन था? इंडिया था। तो ये क्यों किया हमने? ये किया हमने ताकि चाइना को हम थोड़ा, हमारा नेबर है पास में, अभी हमारा नेबर बन चुका है ना, ये पावर में आ चुके हैं, तो क्यों ना इनसे दोस्ती बनाई रखी जाए। तो इसलिए हमने इनको रिकग्नाइज किया। बट यहीं नहीं रुके हम, है ना। हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि यूएन के अंदर भी पीआरसी को सपोर्ट किया था, और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है इसके अगेंस्ट हमने वोट किया था।
कि इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना को हटाइए, पीआरसी को मेंबरशिप दीजिए, प्लस जो यूएस एक रेजोल्यूशन लाया था जिसमें इन्होंने कहा था कि पीआरसी जो है ये नॉर्थ कोरियन क्राइसिस में एक एग्रेसर की भूमिका निभा रहा है, एक वॉयलेंट काम कर रहा है, वॉयलेंस फैला रहा है। तो इसके भी अगेंस्ट इंडिया ने वोट किया था। किसके फेवर में? पीआरसी के फेवर में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फेवर में। और ये सब हमने क्यों किया? क्योंकि इंडिया अच्छे रिलेशंस चाहता था चाइना के साथ। नेहरू जी किस फिलॉसफी पे काम करते थे? गांधीयन फिलॉसफी पे। और माओ जेडोंग वॉयलेंट, वो काफ़ी वॉयलेंट थे, वॉयलेंस में बिलीव करते थे। तो भाई अगर पड़ोसी इतना वॉयलेंट है तो झगड़ा तो होना बनता है। अच्छा, फिर 1950 में क्या हुआ? 1950 में चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया, है ना, उस पर कब्जा कर लिया। इससे पहले तिब्बत क्या था? एक बफर स्टेट था। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है? दो राष्ट्रों के बीच में कोई दूसरा एक राष्ट्र है जो कि उनके बीच में एक बफर का काम करता है, तो उसे बफर स्टेट कहते हैं, है ना। एक बफर स्टेट होना दो राज्यों के बीच में अच्छा होता है कि अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए उसके, तो फिर अब जिसने बफर स्टेट को कैप्चर कर लिया वो वैसे भी एज पे होता है। जैसे चाइना ने अब तिब्बत पर कब्जा कर लिया है, तो चाइना वैसे भी एज पर है, उसके पास एक्स्ट्रा उसने लैंड भी ले ली है, और उसकी टेंडेंसी भी हमें पता चल रही है कि ये अपना फैल रहा है ना। आपको पता भी है चाइना यही पॉलिसी पे वर्क करता है, वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पे वर्क करता है ना। वो फैलता है, हमारे अपने अपने वो लैंड बढ़ा रहा है। अच्छा ठीक है, 1950 में चाइना ने कैप्चर कर लिया तिब्बत को, तो इंडिया तो इसका नेबर था, है ना, पड़ोसी देश है। तो इंडिया ने कुछ किया? इंडिया ने कुछ नहीं किया। इंडिया कर सकता था, मिलिट्री एक्शन ले सकता था, पर इंडिया ने कुछ नहीं किया। इवन हमने तिब्बत, चाइना ने जो कैप्चर किया तिब्बत को, हमने तिब्बत को चाइना का पार्ट मान लिया, हमने वो रिकॉग्नाइज कर लिया। और देखिए इसके साथ जो तिब्बत को जब इन्होंने कब्जा किया, उससे पहले तिब्बत के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, हमारे पास कुछ प्रिविलेजेस भी थे, है ना, हमारे पास कुछ बेनिफिट्स थे। वो हमें बेनिफिट्स कैसे मिले थे? ब्रिटिश राज की वजह से। जो ब्रिटिशर्स ने इनके साथ, तिब्बत के साथ जो ट्रीटीज करी थी, उसके जो बेनिफिट्स थे हम उठाने वाले थे। ठीक है, तो अब चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया, तो हमारे तो बेनिफिट्स नीलबट्टा सन्नाटा हो गए, तो हमें तो वो बेनिफिट्स नहीं मिलने। तो उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास एक बार्गेनिंग पावर भी था कि भाई चलो अब तुमने तिब्बत ले लिया है, हम आपको रिकॉग्नाइज भी कर लेंगे कि भाई तिब्बत आपका पार्ट है। तो इसमें हमें बार्गेनिंग करनी चाहिए थी कि हम आपको ये रिकग्निशन दे रहे हैं, कोई और रिकग्निशन नहीं कर रहा है ना। वर्ल्ड ग्लोबल फोरम पे चाइना का थोड़ा निंदा भी हुई, तो हम आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो इसकी एक बार्गेनिंग पावर हमने जो थी वो मिस कर दी, हमने कोई बार्गेनिंग नहीं करी। और फिर तिब्बत के डेलीगेट्स ने फिर 1951 में इंडिया के सहायता से, इंडिया की हेल्प से चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन कर दिया कि हाँ हम आपके अंडर में रहेंगे, पर हमें ऑटोनोमस स्टेटस दे दीजिए। ठीक है, तो ये चाइना ने तिब्बत के साथ साइन कर लिया और इंडिया ने एक बहुत बड़ा मौका गवा दिया 1950 में। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1954 में इंडिया और चाइना एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसका नाम था पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील वर्ड ये एक संस्कृत वर्ड है, पंचशील। तो ये बुद्धिज़्म की फिलॉसफी है पंचशील, वहाँ से हमने उठाया था इसे। तो पंचशील एक्चुअली 5 वर्च्यूज़, 5 क्वालिटीज़ हैं, 5 गुण हैं। वो क्या है ये देखिए, ये रहे। और ये इसमें बिलीव करते थे हम, और हमने यही चीज़ नैम में भी यूज़ करी है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भी यूज़ करी है। तो ये क्या है हम फटाफट देख लेते हैं एक बार। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। इसका मतलब एक दूसरे की जो संप्रभुता है और अखंडता है, इसकी रिस्पेक्ट करेंगे हम। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे की आंतरिक मामले इनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना। ये जो पॉइंट है ये आगे देखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और फिर तीसरा है इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट वर्किंग रिलेशनशिप, है ना, एक दूसरे के बेनिफिट में काम करेंगे। म्यूचुअल नॉन एग्रेसर, एक दूसरे के खिलाफ वायलेंस यूज़ नहीं करेंगे। और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, है ना, शांति में रहेंगे। ओके, तो ये 5 सिद्धांत है, ये आप अपने मेंस में ऐसे फॉरेन पॉलिसी में कहीं लिख भी सकते हैं कि इंडिया इनको फॉलो करता है, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। उनकी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है इन वर्च्यूज़, इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। चलिए अच्छा, 54 में तो पंचशील साइन कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद 59 तक क्या हुआ? 54 से 59 तक बड़ा अच्छा सा माहौल चल रहा है,
ठीक है, इसमें क्या नेहरू ने किया कि नेहरू फिर से प्लीज़ प्लीज़ करने लग गए, है ना, उनको खुश करने लग गए चाइना को कि चलो हम जो भी हुआ सो हुआ, अब हमने एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है पंचशील, तो क्यों ना हम एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन, एक दोस्ती वाला रिलेशन रखें। तो इसके लिए नेहरू ने पीपल टू पीपल कांटेक्ट और कल्चरल दोस्ती बढ़ाने के लिए, ना सांस्कृतिक दोस्ती बढ़ाने के लिए काफ़ी कदम उठाए। जैसे हमारे एक काफ़ी फेमस पेंटर हैं राम मनोहर सिन्हा, जिन्होंने संविधान को भी जिन्होंने संविधान को भी सजाया था, ठीक है, तो उनको 57 से लेके 59 तक वो भी चाइना गए थे, है ना, और गवर्नमेंट ने भेजा था उन्हें। क्यों क्यों ताकि एक अच्छा पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, उनके आर्ट के बारे में हमें पता चले, हमारे आर्ट के बारे में उन्हें पता चले, है ना, ये एक सॉफ्ट पावर होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कर रहे थे नेहरू। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस में दो तरह के पावर होते हैं, सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। तो हार्ड पावर क्या है? हार्ड पावर तो हमारी मिलिट्री हो गई। सॉफ्ट पावर क्या है? सॉफ्ट पावर यही कल्चरल टाइज हैं, है ना, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हैं। ये ऐसे समझिए, देखिए हार्ड पावर क्या है? हार्ड पावर तो आपका है लड़ाई झगड़ा, और सॉफ्ट पावर क्या है? प्यार मोहब्बत, है ना। तो नेहरू जी क्या करना चाहते थे? नेहरू जी चाह रहे थे कि हम प्यार वाले रास्ते पे चलें, है ना, डरा धमका के और ये सब चीज़ें नहीं करेंगे हम प्यार वाले रास्ते पे चलेंगे। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, थोड़ा कल्चर के बारे में जाने, हमारे कल्चर के बारे में जाने, हम आपके कल्चर के बारे में जाने, तो ये स्टेप्स उठाए थे नेहरू जी ने। इसी दौरान हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो थे राधा कृष्णन, ये भी 57 में चाइना विजिट पे गए थे। ये सब कुछ अच्छा चल रहा था 1959 तक। 59 में क्या हुआ दोस्तों? 59 में चाइनीज़ प्रीमियर जो है, प्रीमियर ज़ोउ एनलाई यही है जिनके साथ हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था। पंचशील एग्रीमेंट पे साइन किसके थे? एक तो नेहरू के थे और चाइनीज़ प्रीमियर ज़ोउ एनलाई के थे, ठीक है। तो ज़ोउ एनलाई ने लेटर लिखा नेहरू को, और क्या लिखा उसके अंदर कि भी हमारी गवर्नमेंट मैकमोहन लाइन को नहीं मानती। मैकमोहन लाइन क्या है दोस्तों? मैकमोहन लाइन शिमला कन्वेंशन 1914, जो शिमला एकॉर्ड था उसके अंदर मैकमोहन लाइन को बताया गया था। जो ये शिमला कन्वेंशन है, ये साइन हुआ था ब्रिटिशर्स और तिब्बत डेलीगेशन के बीच, है ना। चाइना ने इसको साइन करने से मना कर दिया था, इसलिए चाइना इसको नहीं कहता कि भी हमने तो इसको कभी साइन ही नहीं किया, इसको तो तिब्बत ने साइन किया है। और तिब्बत कौन होता है साइन करने वाला? ठीक है। और मैकमोहन लाइन कहाँ है दोस्तों? मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये रही मैकमोहन लाइन, ये देख रही है आपकी येलो, ये मैकमोहन लाइन है। अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है हमारी चाइना के साथ, ये मैकमोहन लाइन है। और ये किसने बनाई थी? ब्रिटिशर्स ने शिमला एकॉर्ड में ये डिमार्केट किया था, और जिसको चाइना नहीं मानता, हम मानते हैं, ठीक है। तो ये 1959 में क्या किया ज़ोउ एनलाई ने? इन्होंने एक लेटर लिखा नेहरू को और लिखा कि भाई हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते, हमारी गवर्नमेंट उसको नहीं मानती, ठीक है। चलो भी अच्छा है, नहीं मानते तो क्या मानते, हम तो मानते हैं। इसके बाद क्या हुआ? 1959 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ दोस्तों। इसमें क्या हुआ? दलाई लामा जो है, सॉरी, हाँ, दलाई लामा जो है, दलाई लामा कौन थे? दलाई लामा स्पिरिचुअल हेड थे तिब्बत के, आध्यात्मिक प्रमुख थे तिब्बत के, ठीक है। वो इंडिया आ गए और इंडिया ने उसे शरण दे दी, ठीक है। हमने क्या किया? हमने उन्हें शरण दे दी। अभी हमारे घर आए, हमने उन्हें शरण दे दी। क्या गलत किया? किसके हिसाब से गलत किया? चाइना के हिसाब से। चाइना ने क्या कहा कि दलाई लामा हमारे सेपरेटिस्ट लीडर हैं, ये तो हमारे अलगाववादी लीडर हैं, आपने इनको कैसे शरण दे दी? तो इस बात पे चाइना नाराज़ हो गया, और ये उसने कहा कि आपने जो है, ये दिख रहा है आपको, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, ये जो प्रिंसिपल है इसका आपने उल्लंघन किया है। एक दूसरे की आंतरिक मामले में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसका आपने उल्लंघन किया है। ये हमारा आंतरिक मामला था और आपने इसके अंदर इंटरफेयर किया है। कैसे? दलाई लामा को रेफ्यूज देके, ठीक है। अब वो इसे काफ़ी, ये मीडियाज़ में और उस टाइम ये काफ़ी फैलने लगा। चाइना ने खुलेआम कहा कि ये अच्छा नहीं किया इंडिया ने। तो इंडिया को उसी टाइम समझ जाना चाहिए था कि देखो भाई, पड़ोसी अगर इतना चिल्ला विल्ला रहा है तो ये कभी भी झगड़ा वगड़ा कर सकता है। नहीं, अगर आपको पड़ोसी पास में चिल्लाने लग जाए, जोर जोर से गालियाँ देने लग जाए, तो फिर क्या होगा? समझ जाना चाहिए कि वो कभी भी हाथापाई के लिए आ सकता है। और ये हमारी गलती रह गई, ये हमारी इंटेलिजेंस की गलती रह गई कि हमने उस पर नज़र नहीं रखी। और चाइना क्या करता रहा? चाइना वॉर की तैयारी शुरू कर चुका था दोस्तों। तो 1962 में, 20 अक्टूबर 1962 में चाइना ने वॉर शुरू कर दी तीनों फ्रंट पे।
तीनों फ्रंट कौन से हैं दोस्तों, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये दलाई लामा जब आए थे। अच्छा, जब दलाई लामा आए थे तो उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे और उनके बाद काफ़ी लाखों लोग इंडिया आ गए थे, लाखों तिब्बतियंस इंडिया आ गए थे दलाई लामा के पीछे, क्योंकि वो उनके स्पिरिचुअल लीडर थे, है ना, वो उनमें मानते थे, तो उनके पीछे पीछे वो यहाँ आ गए और वो यहाँ आके बस गए। आपने कई बार देखा भी होगा, अगर आप कभी इन्हें इन्हें देखा होगा घूमते हुए, इंडिया के अंदर काफ़ी तिब्बतियंस रहते हैं, अभी भी रहते हैं, है ना। दलाई लामा अभी भी इंडिया ही हैं। अच्छा ठीक है, जब वॉर हुई तीनों फ्रंट पे हुई, देखिए कहाँ कहाँ पे अटैक किया, ये दिख रहा है आपको, ये अक्साई चीन वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न सेक्टर, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये तीनों फ्रंट पे एक साथ चाइना ने अटैक करना शुरू कर दिया। आप सोच सकते हैं दोस्तों, देखो आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, ये इसका मतलब इन्होंने कितना प्रिपेयर किया होगा, इन्होंने अपनी सारी पूरी ट्रूप्स जो है, अपने जो आर्मी है वो यहाँ लेके आए होंगे और यहाँ लाने के बाद इन्होंने अटैक किया होगा। तो यहाँ तक आ भी गए इन्होंने दोस्तों, इन्होंने क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया था, इन्होंने रोड भी बना ली थी, रोड बना ली, अपने सारे जो आर्मी है वो लेके आ गए, अपने सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेके आ गए और इंडिया को कानो कान खबर नहीं हुई। ये बहुत बड़ा ब्लंडर था हमारे इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो चलो भाई, अटैक शुरू कर दिया 62 में। ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था इंडिया के लिए, इंडिया ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा और उन्होंने अटैक कर दिया, अटैक कर दिया। ये वॉर जो है चली 1 महीने तक, 1 महीने तक, और 21 नवंबर को यूनिलैटरल सीज़ फायर कर दिया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने बंद कर दी, गोलाबारी बंद कर दी, क्योंकि वो काफ़ी एज पे काफ़ी अंदर पहुंच चुके थे। अच्छा, इन्होंने बंद करने के बाद भी इनकी बदमाशी बंद नहीं हुई है। इन्होंने क्या क्लेम किया उसके बाद कि भाई हम जो हम लाइन क्लेम कर रहे हैं उसके भी 20 किलोमीटर पीछे आ गए हैं हम, और ये क्या था, झूठ। देखो मक्कारी देखो इनकी, ठीक है। तो ये 21 नवंबर को चलो सीज़ फायर हो गया, बंद हो गया, है ना। और उन्होंने ये जो पार्ट है देखो, ये जो अरुणाचल से तो वो चले गए, अरुणाचल से वो चले गए, बट ये जो अक्साई चीन वाला पार्ट है ये उन्होंने रख लिया, ये रख लिया। ये अभी भी चाइना के कंट्रोल में है, अक्साई चीन वाला ये वाला पार्ट दोस्तों, ये पार्ट अभी भी चाइना के कंट्रोल में है। चाइना तो इससे और ये बीच वाला सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश इस पूरे को क्लेम करता है, ठीक है। पर चलो यहाँ से वो चला गया, बट ये वाला अभी भी उसने अपने अंडर में ही रखा। चलो वॉर हो गया, तो अब इसी के साथ हमारा पहला फेज़ ख़त्म हो जाता है वॉर के साथ, और दूसरा फेज़ स्टार्ट होता है 62 से 88 तक का। इस फेज़ को हम कह सकते हैं कोल्ड फेज़, क्योंकि इस फेज़ में कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, है ना। कोल्ड फेज़ क्यों, कि शांति हो गई, 62 का वॉर खत्म हुआ, वॉर एक बार झगड़ा हो गया, मुक्कामारी हो गई, उसके बाद क्या होगा, शांति। उसके बाद क्या करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, सब कुछ, हमने सारे डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिए उनके साथ, है ना, हमने सारे रिश्ते तोड़ दिए उनसे कि भाई यार जाओ यार, तुम तो बड़े मक्कार आदमी निकले, है ना, अचानक झगड़ा वगड़ा कर लिए, हमें बोला भी नहीं। चलो, तो ये कोल्ड फेज़ कह सकते हैं, हम इसे शीत चरण कह सकते हैं। अच्छा, इस दौरान क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, चाइना और पाकिस्तान नज़दीक आने लग गए, इनके रिलेशंस अच्छे होने लग गए। ऑफकोर्स पाकिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे नहीं थे, जैसे ही उसने देखा कि अच्छा भाई चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया है, तो भाई ये अच्छा टाइम है इनसे दोस्ती करने का। हाँ, इसी दौरान 63 में, देखो 62 में तो वॉर हुआ, 63 में ही चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक लैंड स्वैप एग्रीमेंट हुआ। लैंड स्वैप का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि पाकिस्तान ने कुछ ज़मीन चाइना को दे दी और चाइना ने कुछ ज़मीन पाकिस्तान को दे दी। ये लैंड स्वैप हुआ था इनका, और ये कहाँ हुआ था, ये हमारे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में हुआ था, है ना। शशगाम वैली जो है चाइना को दे दी थी पाकिस्तान ने, और ओरांग वैली का जो भाग है वो पाकिस्तान को दे दिया। और इसमें देखो आप, बहुत सस्ते में निपटा दिया था पाकिस्तान को, 1942 स्क्वायर किलोमीटर्स तो पाकिस्तान को दिया गया, ठीक है, चाइना ने दिया। और पाकिस्तान ने चाइना को कितना दिया, 5140 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो चाइना तो हमेशा से बहुत ही चालू था, है ना, पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा उसने, और कहता है कि भाई पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ी, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ी, और फिर इसी के साथ क्या हुआ, चाइना और सोवियत संघ, इनके रिलेशन बिगड़ने लग गए, इनके रिलेशन इस टाइम पे बिगड़ने लगे थे इस दौरान। अच्छा, ये बिगड़े क्यों थे, क्योंकि चाइना क्या है कि जो सोवियत पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो गया था कि यार ये काफ़ी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है इनकी, और ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हम खुद भी यही पॉलिसी में बिलीव करते हैं। हाँ, तो ये इनके रिलेशन उस टाइम पे थोड़े इनके खटास आ गया था। ओके, और उसके बाद देखो 65 में क्या हुआ, 65 में हमारा इंडिया के साथ वॉर हुआ था,
है ना, आपको पता होगा। तो पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ था उसमें चाइना ने पाकिस्तान को बैक किया था, है ना, वो उसका सपोर्ट कर रहा था, समर्थन कर रहा था कि हाँ भाई लड़ाई करो, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। पर क्या हुआ, इंडिया ने बहुत बुरी मार दी। देखो 62 वाला जो वॉर था वो भी हमारा, देखिए हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे, फिर भी हमारे सोल्जर्स जैसे तैसे उन्होंने लड़ाई की और जैसे तैसे उन्होंने अपना ग्राउंड होल्ड किया, वरना तो वो काफ़ी अंदर घुस जाती है। देखिए मैप देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ये जो यहाँ पे जो है चाइना ने तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, है ना, चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, रोड बना लिए यहाँ पूरे, बट हमारे जो है यहाँ से यहाँ पे आने जाने के लिए ये रोड्स वगैरह कुछ भी नहीं था, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सर्विस रोड्स नहीं थी हमारे पास। फिर भी हम जैसे तैसे कच्चे रास्ते से यहाँ पहुँचे, हमने लड़ाई करी, हमारे जवानों ने काफ़ी शहीद भी हो गए। अब देखिए इनके पास एज भी था, ये यहाँ पे पहले आ गए और इन्होंने बड़ी जो ऊपर वाली पोस्ट है ना, जो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ी हाइट में होती है, वहाँ पे उन्होंने अपना पहले ही कब्जा कर लिया। और जैसी इंडियन आर्मी आ रही है तो ये पहले से ही थोड़े एज पे रहते हैं ना, बेनिफिट में रहते हैं। तो चलिए, तो ये तो यहाँ पे हमें एकदम सरप्राइज में ले लिया था उन्होंने। यहाँ 65 का वॉर था, यहाँ हम धोखा नहीं खा सकते थे भाई। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान को खदेड़ दिया भाई। चाइना के भी इसमें एक तरह से डिप्लोमेटिक हार हुई थी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 65 के वॉर के बाद 67 और 67 से लेके 71 तक, इस दौरान क्या है, चाइना एक रोड बना रहा था, है ना। इस रोड का नाम था काराकोरम हाईवे, इसको नाम बाद में दिया था काराकोरम हाईवे। तो ये ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड का मतलब क्या होता है कि हर मौसम, ये भले बारिश हो कुछ भी हो, ये रोड, ये जो हाईवे है ये हमेशा सुचारू रूप से चालू रहेगा। तो ये चाइना ने बिल्ड किया, पाकिस्तान ये अपने चाइना से लेके, ये देखिए काशगर ये चाइना के अंदर है, यहाँ से लेके ये इन्होंने पीओके से होते हुए इस्लामाबाद तक ये पाकिस्तान जा रहा है। तो ये पीओके जो वाला पीओके वाला पार्ट है जो अभी ये पाकिस्तान के अंडर में है, ये किसका पार्ट है, ये हमारा पार्ट है ना, हम क्लेम करते हैं इसे। तो ये एक अच्छा काम नहीं किया। तो ये जब ये हाईवे बना रहे थे तो इंडिया ने इसका काफ़ी विरोध किया, पर क्या कर सकते हैं, इंडिया विरोध करके ही रह गया, इससे ज़्यादा कुछ हम कर नहीं पाए। तो ठीक है, 67 से 71 के बीच में इन्होंने क्या बनाई, एक रोड बना ली। हाईवे का नाम क्या था, काराकोरम हाईवे, ठीक है। ठीक है भाई, बना लिया आपने रोड। इसके बाद चाइना यहीं नहीं रुकता, चाइना अपना प्रोपोगंडा कैंपेन चालू रख रहा है ना, अपना प्रचार अभियान, जो भी नेगेटिव प्रचार अभियान, ये क्या था, ये क्या था कि भाई जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर माओवाद की समस्या है ना, तो ये माओवाद की समस्या किसका देन है, चाइना की देन है ना। जो ये माओइस्ट इंसर्जेंसी है ये चाइना की देन है। चाइना ने उन्हें आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया, पैसे दिए, फंडिंग दी, है ना, इवन वेपन्स भी दिए, और उन्हें कहा कि भाई हाँ तुम लड़ाई करते रहो, है ना, तुम्हें आज़ाद होना है इंडिया से। ये पीछे इसके पीछे रीज़न क्या था, इंडिया को वो वीक करना चाहता था कि भाई इंडिया का फोकस वहीं रहे और वो बिजी रहे, है ना, डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो नहीं पाए। देखिए एक बार एक कंट्री किसी से वॉर हो गया, अब नेबरिंग कंट्रीज़ की एक दूसरे से झगड़ा हो गया, बैटल हो गई, वॉर हो गई, तो उसके बाद एक दूसरे का वो डेवलपमेंट नहीं देखना चाहते, क्योंकि अगर वो डेवलप ज़्यादा हो गया तो कल को वो हम पे भी अटैक कर सकता है। ये फिलॉसफी थी चाइना की, है ना। तो वो इंडिया को बिजी रखना चाह रहा था और ऐसे जो एलिमेंट्स थे इनको सपोर्ट करा था, ये उसका प्रोपोगंडा कैंपेन था और ये वो चला रहा था, है ना। अपने वॉर के बाद से ही, वो 62 के बाद से इस कैंपेन में लग गया था। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 67 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ दोस्तों। 67 में दो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, है ना, दो झड़प हुई इंडिया और चाइना के बीच में। ये झड़प कहाँ पे हुई, ये सिक्किम के बॉर्डर पे हुई, है ना। और सिक्किम जो है 67 में इंडिया का प्रोटेक्टरेट स्टेट था। प्रोटेक्टरेट का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टरेट स्टेट का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे देखिए कि भाई अब आप स्कूल में आपने पढ़ते होंगे तो भाई ये अपना आदमी है, हाँ ये अपना आदमी है, इसका ध्यान रखना। तो उसी तरह क्या है कि जो जिसके बारे में बोल रहे हैं वो है प्रोटेक्टरेट, है ना, वो प्रोटेक्टरेट स्टेट है। जैसे सिक्किम है तो फिर इंडिया ने कह दिया कि भाई आपको अगर कोई भी डिफेंस में प्रॉब्लम आएगी, आप पे कोई भी अटैक करेगा तो आपको हम डिफेंड करेंगे, हम आपकी डिफेंस की जिम्मेदारी लेते हैं। तो इंडिया ने सिक्किम को एज ए प्रोटेक्टरेट स्टेट ले रखा था, ठीक है। तो फिर जब यहाँ पे चाइना का थोड़ा इंक्वेजन हुआ ये बॉर्डर पे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कैंप वैम्प बिठाना स्टार्ट कर दिए थे और ये काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी ले रहे थे, ये आगे बढ़ रहे थे, अपने कैंप बढ़ा रहे थे आगे सिक्किम में। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इसका विरोध किया। और इस बार ये कहाँ पे हुए ये दो इंसिडेंट, नाथुला इंसिडेंट और चोला। ये नाथुला और चोला ये दो पासेस हैं दोस्तों,
है ना। ये दो पास है, पास का मतलब क्या होता है, दो कंट्रीज़ के बीच में या फिर कोई माउंटेन्स में एक कोई पास है जहाँ से आवाजावी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, वो होते हैं। देखिए ये है नाथुला और चोला। कहाँ पर है ये देखिए ये सिक्किम है ना, ये सिक्किम है दोस्तों। अब ये सिक्किम में, ये रहा सिक्किम, हाँ सिक्किम में ये रहा चोला पास और ये नाथुला पास। चोला पास, नाथुला पास, अच्छा उसके पास ये डोकलाम पास भी है ना। ये डोकलाम पास नहीं, डोकलाम प्लेटो है ना, पठार है ये। अच्छा डोकलाम कहाँ है, इंडिया में? नहीं नहीं, ये देखिए आप, डोकलाम कहाँ है, भूटान में है। पर ये ट्राई जंक्शन में है, इंडिया, भूटान और चाइना, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया। अगर मैथ में कभी अगर आपसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा तो भी आपको पता होना चाहिए नाथुला पास कहाँ है, सिक्किम में। ओके, चोला पास, नाथुला पास और डोकलाम प्लेटो कहाँ है, भूटान में, इंडिया में नहीं है, भूटान में है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो इंसिडेंट हुए, कब हुए, 1967 में, सितंबर में नाथुला इंसिडेंट हुआ और अक्टूबर में चोला इंसिडेंट हुआ। तो इस इंसिडेंट में क्या क्या कैजुअलिटीज़ हुई भाई, इसमें झड़प हुई थी, प्रॉपर झड़प हुई थी, गोलीबारी शुरू हो गई थी। और इसके अंदर इंडिया की कैजुअलिटीज़ थी 88, हमारे 88 सोल्जर्स शहीद हुए थे दोस्तों, और 160 के लगभग वुंडेड, है ना, जख्मी हुए थे। और इसी जगह चाइना के कितने सोल्जर्स शहीद हुए थे, चाइना के 340 जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हुए थे दोस्तों, 340। और कितने वुंडेड हुए थे, 200 के लगभग जख्मी हुए थे। तो ये काफ़ी बड़ा फिगर था, देख रहे हैं आप, 340। तो ये सीधी सीधी जीत थी इंडिया की और चाइना की हार थी। तो इसके बाद तो देख लो आप, अभी इंडिया के तो 88 और यहाँ 340। तो चाइना तो समझ गया था कि भाई इनसे अब झगड़ा तो नहीं करना है, पहले तो हमने सरप्राइज में इनको ले लिया, पर अब कभी झगड़ा नहीं करना है, बहुत बुरा मारेंगे ये, है ना, ये देख लो आप। तो इसके बाद 67 के बाद से एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है हमारे LAC पर, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके साथ है, हमारी चाइना के साथ। ये जो है, ये देखिए, ये LAC है हमारी, यहाँ पे ये आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो इसकी बॉर्डर है, ये वाला पार्ट, ये है LAC, है ना, ये है LAC, ये देखिए आप। और यहाँ पे पीछे की तरफ है, ये है LAC, ठीक है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये किसके साथ है, हमारी चाइना के साथ। और पाकिस्तान के साथ क्या है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इन दोनों में फ़र्क क्या है दोस्तों, LAC और LOC में फ़र्क क्या है। LOC जो है ये डीमार्केटेड है, पाकिस्तान के साथ जो है ये डीमार्केटेड, देखो ये डॉटेड लाइन है, ये डीमार्केटेड है। इसमें पता है कि भाई ये लाइन बनी हुई है, यहाँ पे LAC ये गुजर रही है, LOC गुजर रही है। पर LAC का क्या है, LAC कोई भी डीमार्केटेड लाइन नहीं है, ये बस जहाँ पे ट्रूप्स खड़े हैं, जहाँ चाइनीज़ ट्रूप्स खड़े हैं, सामने इंडियन ट्रूप्स खड़े हैं, तो बस यही LAC है ना, यही सामने ये LAC है। तो ये कोई डीमार्केटेड नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है LOC में LAC में, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। वापस आते हैं। अच्छा, तो 67 में बहुत बुरी करारी मात मिली चाइना को, और चाइना समझ गया कि भाई अब तो सीधे सीधे झगड़ा नहीं करना है ना। तो अब क्या, इसके बाद चाइना ने क्या करना शुरू कर दिया, कूटनीति करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि भाई फेस टू फेस लड़ाई कर नहीं सकते, बहुत बुरा मारेंगे, तो कूटनीति करते हैं हम तो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 71, सीधे 71 पे आ जाते हैं। 71 में क्या हुआ था, दो बड़े इंसिडेंट हुए थे। अगस्त में हमने इंडिया और USSR इन दोनों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी दोस्तों। इंडिया USSR के क्लोज आ ही रहा था, है ना। उस दौरान जब चाइना और USSR की दूरियां बढ़ रही थी, उस समय इंडिया इसके क्लोज आ रहा था USSR के, और हमने ये ट्रीटी साइन करी अगस्त में। देखिए आप, इंडिया कितना स्मार्टली काम किया इन्होंने। अगस्त में इन्होंने साइन किया, 1971 अगस्त में ये साइन की ट्रीटी USSR के साथ, और दिसंबर में हमने वॉर किया पाकिस्तान के साथ, है ना। ये जो वॉर हुआ था 1971 वाला, ये क्यों हुआ था, है ना, बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ दोस्तों उस टाइम, हम जीते इस वॉर में। और इस वॉर में चाइना ने सपोर्ट किया था, पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट किया था, और इवन यहाँ तक भी धमकी दे दी थी कि भाई हम इनकी तरफ से लड़ने आ जाएंगे, बट ऐसा उसने किया नहीं। अच्छा, क्यों नहीं किया, आप समझ गए होंगे, 67 में देख लिया तो वो समझ गए कि भाई चलो पाकिस्तान को पिटने दो, हम गए तो हम भी पिट जाएंगे, ठीक है। और वही हुआ, पाकिस्तान को पीटा, बहुत बुरा पीटा, और बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया। ठीक है दोस्तों, 71 में ये हुआ। इसके बाद
इसके बाद हम आ जाते हैं 77 में। 77 में क्या हुआ था दोस्तों, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी पावर में आ गई थी, है ना। इसके बाद थोड़ा सा चेंज हो गया, जो डायनेमिक्स है हम दोनों के रिलेशन में, ये थोड़ा सा चेंज आया। 71 में कौन थे सर, कौन थे दोस्तों, पीएम कौन थे, हाँ, इंदिरा गांधी। तो वो तो वैसे ही फियर्स लेडी है, तो आप देख रहे हैं उन्होंने क्या किया, स्मार्टली उन्होंने काम किया। पहले यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन करी और फिर पाकिस्तान के साथ वॉर कर दी। अच्छा, इस ट्रीटी का एक पार्ट था कि भाई हम एक दूसरे का डिफेंस में सपोर्ट करेंगे, तो वैसे भी ये थोड़े एज पे थे हम, ठीक है। और शायद इसी वजह से चाइना भी नहीं आया। चाइना ने कहा कि चलो पहले तो इसने अकेले मारा था, अब रशिया के साथ मिल के मारेगा कहीं, ठीक है दोस्तों। तो 77 में मोरारजी देसाई की पार्टी, जो जनता पार्टी है, वो पावर में आ गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद थोड़ा पावर डायनेमिक्स चेंज हो गया। मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी थी, ये क्या चाहते थे, ये अच्छे रिलेशन चाहते थे चाइना के साथ। और इन्होंने क्या किया, 78 में वाजपेयी चाइना विजिट पे गए। वाजपेयी क्या थे उस टाइम, फॉरेन मिनिस्टर थे, है ना, इस जनता पार्टी में। जनता पार्टी गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर थे वाजपेयी। वाजपेयी चाइना गए, चाइना विजिट पे गए, और इसका कुछ फ़ायदा हुआ। चलिए, उस साल तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वाजपेयी को वहाँ के प्रीमियर ने ऑफ़र किया था कि चलो वाजपेयी जी एक काम करते हैं, अक्साई चीन वाला जो पार्ट है, ये आप इस पर क्लेम छोड़ दो, कह दो कि ये इसको रिकॉग्नाइज़ कर लो कि ये चाइना का पार्ट है, और हम रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे कि भाई हम इस पर क्लेम छोड़ देंगे। किस पे, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है, इस पर हम क्लेम छोड़ देंगे। हम कह देंगे भाई ये आप रख लो, ये हमें दे दो, ठीक है। तो भाई ये ऐसे कैसे कर लें, ये तो हमारा ही पार्ट है, और अक्साई चीन वाला भी हमारा पार्ट है भैया, ये तो आपने ले लिया है, कब्जा कर लिया है उस पर। तो इस पर बात बनी नहीं, और वाजपेयी जी वापस आ गए। और इसके बाद जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे अगले साल 1979 में दोस्तों हमने हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है, राजनीतिक जो संबंध है, वो वापस स्थापित हुए। अच्छा ठीक है, स्थापित हो गए, तो इसके हमें क्या बेनिफिट्स क्या मिले, हमें इसके कुछ बेनिफिट्स भी मिले दोस्तों। क्या बेनिफिट्स थे, इसके बेनिफिट्स थे कि पहला कि चाइना जो प्रो कश्मीर जो उसका स्टैंड है, हमेशा क्या है, उसने हमेशा कश्मीर में पाकिस्तान का सपोर्ट किया है कि भाई इसमें एक रेफरेंडम होना चाहिए, इंडिया गलत कर रहा है, ये वो, इसने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमेशा यही कहा है। तो इसमें ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया, ठीक है, इसने कहा कि इस पर सॉफ्ट हो गया। दूसरा ये किया कि भाई इससे पहले देखिए सिक्किम में 67 में सिक्किम के बारे में पढ़ा था अपन ने, तब वो प्रोटेक्टरेट स्टेट था इंडिया का, है ना, वो इंडिया का भाग नहीं था, इंडिया उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। पर 75 में सिक्किम इंडिया का भाग बन गया, ठीक है, उसका पार्ट बन गया। तो सिक्किम को जब ये भाग बना तो ये बात चाइना को पसंद नहीं आई थी 75 में। तो इस डिप्लोमेटिक रिलेशंस वापस स्टैब्लिश होने के बाद क्या हुआ, चाइना ने रुख अपना थोड़ा सा बदला। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपने सिक्किम को ले लिया, चलो हम इस पर भी थोड़ी नरमी से पेश आएंगे। प्लस जो भूटान के साथ हमने रिलेशन किया था, भूटान के साथ हमने क्या किया था, भूटान के साथ हमने स्पेशल एडवाइजरी रिलेशनशिप था हमारा। स्पेशल एडवाइजरी रिलेशनशिप का क्या मतलब था दोस्तों, समझिए कि भूटान के जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो बाहर के जो भी संबंध होंगे, उसमें हम उसको असिस्ट करेंगे एक तरह से, है ना। इंटरनली हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट बाहर जो आप किसी के साथ संबंध स्थापित हो रहे हैं, उसमें हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये इससे भी चाइना को दिक्कत थी। चाइना कह रहा है कि भाई ये तो हमको दो, ये तो पावर हमारे पास होना चाहिए। भूटान हमारा बहुत पुराना दोस्त है, भूटान को हम पर भरोसा था, तो हमने ये जिम्मेदारी ली। चलिए, तो इस पे भी चाइना ने कहा कि ये सिक्किम और भूटान जो मामला है, इस पे हम थोड़ी नरमी पेश आएंगे। और एक और क्या फ़ायदा हुआ इसके बाद, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होने के बाद, इसके बाद ये हुआ कि चाइना ने कहा कि चलो हम ये बॉर्डर इशू जो है, ये भी हम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, 3 हो गए। चौथा क्या था, चौथा ये था कि माउंट कैलाश और मानसरोवर, ये जो ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों चाइना में है दोस्तों। तो ये उन्होंने ओपन कर दिया पिलग्रिमेज के लिए, है ना, श्रद्धालुओं के लिए ये उन्होंने खोल दिया। देखिए मानसरोवर, और ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है ना। ये थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है दोस्तों, बहुत ही जल्दी। अब देखिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं पाता हूँ बोर्ड पे, बट जल्दी हम इसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे, है ना। ये देखिए, ये रहा, ये मानसरोवर, हाँ। तो ये ऊपर वाला जो है, ये माउंट कैलाश और ये मानसरोवर लेक, ये काफ़ी
पुण्य माने जाते हैं, ये काफ़ी पूजनीय माने जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी हम पिलग्रिमेज साइट, जैसे हम हरिद्वार वरिद्वार जाते हैं तो हम माउंट कैलाश और मानसरोवर भी इंडियंस जाते हैं। तो ये खोल दिया है ना चाइना ने, यहाँ पे आना अलाउ कर दिया उसने श्रद्धालुओं का। तो चलो ये अच्छी बात हुई है ना। 79 में जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होने के बाद क्या बेनिफिट्स हुए? 4 बेनिफिट्स हुए। एक कि भाई कश्मीर मुद्दे पे थोड़ी नरमी हो गई। दूसरा, सिक्किम और भूटान के साथ जो हमने किया था, सिक्किम हमारा पार्ट बन गया। भूटान के साथ हमने क्या किया कि उसके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो भी होंगे वो हम देख लेंगे उनका एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इन दोनों पे भी चाइना ने क्या कहा कि हम इसको एक अलग नज़रिए से देखेंगे, हम इसमें नरमी से देखेंगे। तीसरा क्या था? तीसरा था कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। इससे पहले देखिए, इससे पहले क्या था? इससे पहले तो 67 में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, 62 में वॉर हो गया। उसके 62 के वॉर के बाद से चाइना और कभी ऐसे नहीं हुए कि टेबल पे बैठ के हम बात करते हैं, चलिए हम बॉर्डर जो इश्यूज़ है इसे सॉर्ट आउट करते हैं। ये कब किया? ये 79 के बाद हुआ। पर ये सब क्या है, ये इतने बड़े स्टेप्स नहीं थे। ये सबसे सबसे बड़ा स्टेप हमें यही लग रहा है कि चलिए हमें देख सुनने में अच्छा लग रहा है, बट ये प्रैक्टिकली चाइना ने इसमें कुछ भी नहीं किया, एक सिवाय एक माउंट कैलाश और मानसरोवर इसको करना। ये क्या था? ये भी क्या था? मैंने जैसे सॉफ्ट पावर की बात करी थी, ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी थी चाइना की कि चलो ये खोल देते हैं तो इससे क्या होगा? इससे हमारी थोड़ी अच्छी गुडविल बन जाएगी इंडिया के साथ। ठीक है भाई, अच्छा है, गुडविल बन गई। उसके बाद क्या होता है? अच्छा, उसके बाद 1981 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं चाइना के, वो इंडिया विजिट पे आते हैं। ठीक है, और उसी समय इंडिया के जो प्रीमियर है, प्रीमियर कौन थे उस टाइम? जाओ जियांग, वो जाते हैं टूर पे पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। हाँ, देखिए आप, ये इसका मतलब क्या है ना? इसका फॉरेन डिप्लोमेसी में इसका क्या मतलब होता है कि आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भेज दिया एक कंट्री में, अपने नेबर कंट्री में, और दूसरी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसमें आपके जो टॉप लीडर हैं, जो मेन लीडर हैं, प्रेसिडेंट है, प्रीमियर है, वो जा रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया को वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। 1981 में ये इंसिडेंट हुआ था कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आए थे और उस समय जो ये इनके प्रीमियर है, ये पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के दौर पे गए थे। चलिए, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अब जो आगे जो माहौल बनने वाला है। 82-83 में क्या हुआ कि अब आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी वापस आ गए थे, है ना। मोरारजी देसाई की तो वो तो 2 साल ही चली सरकार, उसके बाद इंदिरा गांधी पावर में आ गए वापस, है ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी। तो 82-83 में इंदिरा गांधी ने क्या किया? उन्होंने अप्रूव कर दिया एक प्लान को। और ये प्लान क्या था? ये प्लान ये था कि भी हम हमारे जो ट्रूप्स हैं, हमारी जो आर्मी है, इनको हम LAC पे जाके तैनात कर देंगे, और प्लस हमारे जो सर्विस रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको डेवलप करेंगे। देखिए 62 के बाद सबसे बड़ी जो हमारे ज़रूरत पड़ी वो क्या थी? वो इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हम हमारी आर्मी को प्रॉपरली वहाँ तक डिप्लॉय नहीं कर पाए 62 में। ठीक है, तो इस कमी को पूरी करने के लिए हमने उसके बाद कई सारे प्लान बनाए, बट कभी भी उसको लागू नहीं किया। तो इस बार क्या किया इंदिरा गांधी ने क्या किया? इसे प्लान को अप्रूव कर दिया। इस प्लान के अंदर में क्या हुआ? एक तो भाई कि भाई यहाँ फोर्सेस हम डिप्लॉय करेंगे LAC पे ऑल अलोंग प्लस हम क्या करेंगे? देखिए मैं मैप से देखते हैं, ये प्लस यहाँ जो है हम सर्विस रोड्स बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि हमारा जो मूवमेंट है, हमारी जो आर्मी का मूवमेंट है, ये अच्छा हो सके, ये आसान हो सके। यहाँ पे जो है हम ऐसे सर्विस रोड, ये नेटवर्क बनाएंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ जहाँ आसाम में अगर आर्मी बेस है और यहाँ से हमें डिप्लॉय करना है हमारे सारी फोर्सेस को यहाँ पे, तो वो इजीली डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं? जब हमारी रोड्स बनी हुई होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ होगा। तो ये इस पर भी काम शुरू हो गया। कब? 82-83 में। ये 82-83 के अंदर ये प्लान अप्रूव कर दिया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम शुरू हो गया। ठीक है, तो ये सब चाइना को अच्छा लगेगा? चाइना को अच्छा नहीं लग रहा था ये। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये एक बहुत बड़ा सा इंसिडेंट हुआ उसके बाद। ठीक है, तो 82-83 के अंदर तो ये अप्रूव हुआ प्लान। इसके बाद जो इंडियन आर्मी ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी। एक वैली है जिसका नाम है सुंदरोंग चू वैली। ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, इस वाले एरिया में है। तो यहाँ पे जो इस वैली में हमारी पेट्रोलिंग हमने शुरू कर दी, है ना। पेट्रोलिंग मतलब कि वहाँ पे हमारे सोल्जर्स जाने लग गए, उसके सर्वे करने लग गए। ये कब से करने लग गए? हम 86 से। ठीक है, नहीं 84 से, सॉरी
तो 84 से हमने पेट्रोलिंग शुरू कर दी। हर साल हम वहाँ पे पेट्रोलिंग करते थे, देखते थे, सर्वे करते थे, है ना। और 84 में हम गए, 85 में गए, 86 में जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि यार वहाँ चाइनीज़ लोग आ गए, है ना, चाइनीज़ आर्मी आ गई, उन्होंने अपने कैंप बना लिए हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने कैंप बना लिए हैं, वो अपना वहाँ हेलीपैड बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ अपना एक आर्मी पोस्ट बना रहे हैं। तो ये देखते ही इंडियन आर्मी क्या होगी, अलार्म हो गई, है ना। और ये देखिए, ये जो सुंदरमुंगचू वैली जो है, ये क्या है, ये थोड़ी हाइट पे है ना, ये थोड़ी हाइट पे है। तो इस यहाँ पे होना एक एज होता है। देखिए 62 के वॉर में मैंने जैसे आपको बताया था, ये जो चाइनीज़ आर्मी के पास एज क्या था कि ये पहले से ही हाइट पे पोस्ट, इन्होंने पहले ही अपनी पोस्ट ले ली थी हाइट पे जाके, तो इनके पास एज था। देखो आप भी समझ सकते हैं, अगर कोई हाइट पे है और कोई आर्मी नीचे से आ रही है तो इस आर्मी को वैसे भी बेनिफिट मिलता है ना, वो आराम से इनको टारगेट कर सकते हैं, और जबकि इनको वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन डेवलप हो गई कि भाई सुंदरम चू वैली के अंदर क्या हुआ, चाइनीज़ ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, इस दौरान हमारे जो आर्मी चीफ थे, उनका नाम था सुंदर जी। क्या नाम था, सुंदर जी। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाया। इन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, हाँ, अभी हम शांत नहीं बैठेंगे। इन्होंने वो पोस्ट ले ली तो ये वहाँ पे अपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे और हमेशा हम वो एज पे ही रहेंगे इस वाले एरिया पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाया। उन्होंने वहाँ जाने के लिए अभी सीधे रोड वोड था नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एयरलिफ्ट कर दिया, है ना, एयरलिफ्ट किया अपने सोल्जर्स को, ट्रूप्स को। एयरलिफ्ट बोले तो उन्होंने अपने एक हेलीकॉप्टर MI6 MI6 जो हेलीकॉप्टर है MI26, सॉरी, MI26 हेलीकॉप्टर जो है उससे एयरलिफ्ट किया। MI26 हेलीकॉप्टर हमने किस देश से लिया था दोस्तों, रशिया से, है ना। तो ये काफ़ी काम आया। ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, मतलब कि ये ट्रूप्स को या फिर आप अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एयरलिफ्ट किया और एक दूसरी जगह, एक उससे भी ऊपर वाली जगह जाके बैठ गए, ठीक है दोस्तों। कौन सी जगह थी वो, हातुंगला। हातुंगला जो जगह थी, ये भी हातुंगला इससे जो सुंदरमचू जो थी, इससे थोड़ी हाइट में थी। तो यहाँ उन्होंने एयरलिफ्ट करके अपने ट्रूप्स को लेके आ गए, ठीक है। तो ये इंडिया को एज मिल गया। अब ये होते ही इन जो चाइनीज़ आर्मी अलार्म हो गई कि यार ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने ट्रूप्स लाना शुरू कर दिया पूरे LAC में, ठीक है। तो अरुणाचल के पूरे जो बॉर्डर है, LAC है, वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी आने इकट्ठा हो गई और उन्होंने अपने पोजीशन लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये जो एयरलिफ्टिंग वाला जो ऑपरेशन था, इसको कहते हैं ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन फाल्कन जो सुंदर जी ने अभी कहाँ पर, हातुंगला पर अपने सोल्जर्स को ले जाके हातुंगला पर बिठा दिया, इसको, ये ऑपरेशन था ऑपरेशन फाल्कन। और जब चाइनीज़ आर्मी थोड़ी सी अलार्म हो गई और फिर पूरे LAC पे तैनात होने लग गई, उसके बाद इंडिया ने भी एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन चेकर बोर्ड। ऑपरेशन चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड का मतलब क्या होता है, आपने कभी चेस खेला होगा, चेस में कैसे होता है, आमने सामने आ जाते हैं, तो ये यही किया था। ऑपरेशन चेकर बोर्ड का मेन मकसद था कि हमें देखना था कि हमारे जो ट्रूप्स हैं, हमारे ट्रूप्स जो हैं, ये इस आसाम, ये आसाम वैली से हमारे ट्रूप्स कितने जल्दी LAC तक पहुंच जाते हैं और अपनी पोजीशन ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर ये पूरे LAC में अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ये कितने जल्दी ले लेते हैं, ये था ऑपरेशन चेकर बोर्ड। तो ये हमने किया 87 की शुरुआत में, 1987 की शुरुआत में ही हमने ये ऑपरेशन कर दिया और ये काफ़ी सक्सेसफुल था। हमने हमारे सारे जो सोल्जर्स हैं ये LAC पे तैनात हो गए। तो हम आमने सामने आ गए थे, चाइनीज़ आर्मी के आमने सामने आ गए थे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसका फ़ायदा उठाया इंडिया ने। क्या किया, इंडिया ने 86 के एंड में, 1986 के एंड में पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया जो अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड प्रोवाइड करता है, हाँ, प्रदेश राज्य का दर्जा देता है। तो ये हमने लॉ पास किया 86 के एंड में, और चाइना इससे काफ़ी नाराज़ था। और 87 की शुरुआत में, फरवरी में, ये इफेक्ट में आ गया, हाँ। तो इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया और ये इफेक्ट में आ गया 87 की शुरुआत में। इसी से फिर क्या, चाइना बड़ा ही नाराज़ हो गया। चाइना ने कहा कि यार हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे, ये सब बातें हो गई। बहुत ही गर्मा गर्मी वाला माहौल हो गया। तो ये वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी 1987 में, वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी। इवन
वेस्टर्न डिप्लोमेट्स, जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने तो ये यहाँ तक कह दिया था कि भाई अब वॉर होगी, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होगी। बट क्या है, चाइना ढकोसले हैं, चाइना ने कुछ नहीं किया। 67 में वो समझ गया था कि भाई अब अगर लड़ाई वड़ाई करी तो बहुत बुरा पेल देंगे ये लोग, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो पीछे हट गए। और पर वो उनका रुख काफ़ी हॉस्टाइल था, वायलेंट था। तो इसके बाद क्या हुआ, 1988 में राजीव गांधी जो हमारे पीएम थे उस समय, इन्होंने विजिट किया चाइना को, माहौल थोड़ा ठंडा करने के लिए, है ना। इनसे पहले हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे एनडी तिवारी, वो भी चाइना जाके आए, थोड़ा उस टाइम माहौल ठंडा हुआ। फिर 1988 में राजीव गांधी चाइना विजिट पे गए, ठीक है, चाइना विजिट पे गए और थोड़ा माहौल शांत हुआ। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड फेज ख़त्म होता है, ठीक है, सेकेंड फेज खत्म हो जाता है। और अब हम शुरू कर देते हैं थर्ड फेज 1988 से। तो आप समझ रहे हैं 88 को हमने क्यों चूज़ किया, क्यों, क्योंकि देखिए आप कितना गर्मी वाला माहौल हो गया था, गर्मा गर्मी वाला, और उसके बाद राजीव गांधी वहाँ जाते हैं और इसके बाद जो है हमारे रिलेशंस में काफ़ी बदलाव आते हैं, काफ़ी चेंज आते हैं। क्या चेंज आते हैं देखते हैं। देखिए राजीव गांधी जब 88 में वहाँ पहुँचे, फिर उन्होंने बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए कुछ उनके साथ, है ना, द्विपक्षीय समझौते। किस पे, साइंस एंड टेक पे, ब्रॉडकास्टिंग पे, हमारी एयर सर्विसेज पे, कि भाई एक दूसरे के यहाँ फ़्लाइट्स भी चलेगी, ठीक है, और ब्रॉडकास्टिंग भी होगी, हमारे चैनल्स देखो, रेडियो सुनो, हम भी आपके चैनल्स देखेंगे, ठीक है। इस तरह के समझौते हुए, ये सब पॉजिटिव पॉइंट की तरफ हुए। और ये भी हुआ कि हम अभी बॉर्डर जो इश्यूज़ हैं इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। हम एक पावर कमेटी बनाएंगे और दोनों के जो ऑफिशियल्स हैं इनको मिला के, और ये जो एक्सपर्ट कमेटी है ये हमें रिव्यू करेगी हमेशा और ये बताएगी कि हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो इस तरह के जो पॉइंट्स थे ये सब राजीव गांधी के विजिट के बाद, है ना, ये सब हुआ। तो ये अच्छा हुआ, ये पॉजिटिव पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं 88 के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक हमारा अच्छा रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, थोड़े टाइम के लिए गया, काफ़ी टाइम के लिए तो उसके बाद अच्छा रिलेशन स्टार्ट हो गया, थोड़ा रोमांटिक रिलेशन था। देखिए चाइनीज़ प्रीमियर जो है ली पेंग, ये इंडिया है। पहले 88 में राजीव गांधी आए, 91 में फिर वहाँ के जो प्रीमियर है वो आ गए, ली पेंग। 92 में यहाँ से प्रेसिडेंट जो है हमारे आर वेंकटरमन, ये चाइना जाके आए, और ये मई में गए। फिर जुलाई में शरद पवार भी चाइना जाके आए। शरद पवार उस टाइम क्या थे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, और इसी के साथ शरद पवार पहले डिफेंस मिनिस्टर बन गए चाइना जाने वाले, है ना। इससे पहले कभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जा रहे थे पहले, है ना, हमने जितनी भी पहले बात करी थी वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, कभी भी डिफेंस मिनिस्टर वहाँ नहीं गए, है ना। और ऑफकोर्स हमारे रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे, जिस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर कैसे जाएगा वहाँ, है ना, डिफेंस उसके अंडर में है पूरा। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप था, पॉजिटिव स्टेप था। और ये याद रखना दोस्तों, शरद पवार पहले डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के जो चाइना गए थे, है ना, चाइना विजिट पे गए थे, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, कभी पूछ भी सकते हैं किसी एग्ज़ाम में, ओके। तो ये सब हो रहा था। उसके बाद 92 के अंदर एक और चीज़ हुई कि मुंबई और शंघाई में कॉन्सुलेट्स जो हैं, है ना, कॉन्सुलेट्स वापस स्टार्ट हो गए। कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं दोस्तों, जैसे एम्बेसी होती है उसी तरह एम्बेसी की तरह ही काम करते हैं कॉन्सुलेट्स। एम्बेसी क्या होती है, किसी देश की एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होता है जहाँ पे उस देश के जितने भी कोई भी नागरिक अगर उस देश में आ रहे हैं या जा रहे हैं तो उनको उनको गाइड करने के लिए ये एम्बेसीज होती है। कॉन्सुलेट्स का भी यही काम होता है, ठीक है। ये काउंसलिंग करते हैं, एक तरह से उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उनकी कोई दिक्कत होती है तो वो दूर करते हैं। जैसे मुंबई के अंदर चाइना की कॉन्सुलेट है, तो कोई भी चाइनीज़ आएगा तो उसे ये जो कॉन्सुलेट है मुंबई वाली ये हेल्प करेगी। शंघाई में इंडिया की है, तो अगर इंडियन कोई भी जा रहा है चाइना में तो ये जो शंघाई वाली कॉन्सुलेट है ये उसे गाइड करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है, ओके। तो इसके बाद देखिए इन सब से क्या हुआ, इन सब से काफ़ी टेंशन कम हो गई, है ना, काफ़ी तनाव कम हो गया। और क्या क्या स्टेप्स उठाए गए थे तनाव कम होने के लिए, क्या क्या हुए कि भाई हम हमारे ट्रूप्स जो हैं ये कम करेंगे। हमारे जो सोल्जर्स हैं LAC पे, है ना, अब 10 लोग खड़े हैं, उसमें से अब क्या करते हैं कि चलो भाई अभी 3 लोग ही रहेंगे, बाकी लोगों को आराम दो। इससे क्या है कि तनाव कम रहेगा। अब जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतनी ज़्यादा वायलेंट होने के लिए चांसेस होते हैं कि वो वायलेंस बढ़ सकता है ना, झड़प हो सकती है। तो ये हमने क्या किया, थोड़े ट्रूप कम कर दिए, इससे थोड़ी टेंशन कम हो गई। इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने ये किया कि भी जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, जो मेजर हैं, जनरल हैं, तो इनकी मीटिंग्स कराना शुरू कर दिया, है ना, बॉर्डर मीटिंग्स कराना शुरू कर दिया। जो वहाँ पे पोस्टेड हैं,
जो कमांडर्स वो आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बैठ के बातचीत करते हैं, इससे क्या टेंशन थोड़ी कम हो जाती है, वहाँ पे झड़प होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना? आप इसे ऐसे ही समझिए कि भाई अपना पड़ोसी है, अब पड़ोसी के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, झगड़ा वगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब उसके बाद हमने बातचीत शुरू कर दी, तो जैसे ही बातचीत शुरू होगी दोस्तों, वो फिर क्या है, टेंशन थोड़ी, तनाव थोड़ा कम हो जाता है। उसी तरह से उसी को देखते हुए यहाँ पे भी ये हमने क्या किया था, बॉर्डर मीटिंग्स शुरू कर दी थी, है ना, मिलिट्री कमांडर्स की, और इससे तनाव काफ़ी कम हो गया। और क्या किया हमने, और जो हम कभी भी कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसका एडवांस में उनको बता देंगे कि भाई हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ बॉर्डर के आसपास। तो ये एक पॉजिटिव वो होता है, वरना क्या इनसिक्योरिटी होती है। हम तो क्या कर रहे हैं, हम आपस में एक्सरसाइज कर रहे हैं कि भाई हम देख रहे हैं, चलो हम हमारे युद्ध अभ्यास कर लेते हैं, भाई अभ्यास कर रहे हैं, और वो क्या देख लेते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये तो कहीं वॉर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था कि भाई हम एडवांस में उन्हें बता देंगे, देखो भाई हम एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, हमारी एक आर्मी एक्सरसाइज चल रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। तो इससे क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो ये जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स हमारे याद रखना आप ये, इससे क्या है, थोड़ी टेंशन कम हुई। एक, हमने सोल्जर्स ट्रूप्स कम कर दिए, और फिर मीटिंग्स करवाई, बॉर्डर मीटिंग्स, और थर्ड, हम एडवांस में उन्हें मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बता देते थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 93 में हमारे पीएम नरसिम्हा राव और वहाँ के प्रीमियर ली पेंग के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ दोस्तों, है ना। बायलैटरल एग्रीमेंट ये बेस्ड था किस पे, एनवायरमेंटल इश्यूज थे इसमें, क्लाइमेट चेंज को लेके, है ना, और ब्रॉडकास्टिंग को लेके, ब्रॉडकास्टिंग वही जैसे आप हमारे टीवी देखिए, रेडियो सुनिए, ये सब, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप था, ये भी पॉजिटिव, व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रेड पे भी हुआ, है ना, और व्यापार काफ़ी बढ़ रहा था उस टाइम इंडिया और चाइना के बीच में। ओके, तो आज भी ये एक इशू है, जब हम इश्यूज लेंगे तब हम लेंगे ट्रेड इम्बैलेंस, है ना। वैसे तो चाइना वन ऑफ दी लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, है ना, सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं हम उसके साथ, बट हमारे बीच में जो ट्रेड इम्बैलेंस है ना, वो किसके फेवर में है, ट्रेड बैलेंस किसके फेवर में, ये चाइना के फेवर में, मतलब चाइना को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, हमें बहुत कम फ़ायदा हो रहा है। ओके, चलिए इसको हम जब हम वो इशू देखेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो 93 में ये हो गया। फिर क्या हुआ, 95 के अंदर जो इंडिया चाइना एक्सपर्ट ग्रुप है, ये जो इंडिया चाइना एक्सपर्ट ग्रुप है दोस्तों, ये कब कब बना था, हाँ, जैसे मैंने बताया था, ये जो राजीव गांधी गए थे 88 में, तब इसको बनाने का कहा था। तो ये उस मीटिंग के बाद, है ना, उस दौरे के बाद इस ग्रुप को बनाया गया था, गठित किया गया था। तो इसका काम क्या था दोस्तों, एक्सपर्ट ग्रुप का, इसका काम ये था कि आपस में बैठें और मंथन करें कि भाई हम क्या कर सकते हैं हमारे टेंशन कम करने के लिए, हमारे इश्यूज सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 95 में कहा कि भाई हमारे 2 एडिशनल पॉइंट्स होने चाहिए बॉर्डर पे, जहाँ पे मीटिंग हो सके, और किन की, बॉर्डर पर्सनल्स की। कौन बॉर्डर पर्सनल्स, यही कमांडर, मेजर, ये लोग आपस में बैठ के मीटिंग कर सके। तो ऑलरेडी थे, तो 2 और बना देते हैं, ठीक है, तो टेंशन कम होगी, ये उन्होंने कहा। इसके बाद 95 में एक और इंसिडेंट हुआ दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 95 में क्या, इंडिया ने अनाउंस किया कि भाई वो ताइपी इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर, ताइपी इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर जो है, ये दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ये ओपन करेंगे, ये खोलेंगे। अच्छा, ये ताइपी इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर क्या है, ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होगा, है ना, उसको रिप्रेजेंट करेगा। आपको याद है रिपब्लिक ऑफ चाइना, हमने स्टार्टिंग में देखा था, रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है, जो ताइवान में जो गवर्नमेंट है, जिसका अपोज करती है कौन, चाइना, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना। आपको डिफरेंस पता है ना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, जो ताइवान में जो गवर्नमेंट है, उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, और उससे हम ओपन कर रहे थे न्यू दिल्ली में। हमने ये अनाउंस कर दिया, कब अनाउंस किया, 95 में। ये बात चाइना को अच्छी नहीं लगी, है ना, ये अच्छी नहीं लगी चाइना को। चाइना ने इसका थोड़ा विरोध भी किया कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, आप ये कर रहे हो। अच्छा, ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इनसे हमारे रिलेशन कैसे हैं, इनकी एम्बेसी है यहाँ पे, नहीं, इनकी एम्बेसी यहाँ पे नहीं है। 1950 के बाद से हमारे रिलेशन इनसे अच्छे नहीं थे। क्यों, क्योंकि हमने रिकोगनाइज कर लिया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इवन रिपब्लिक ऑफ चाइना को तो हमने यूएन में भी काफ़ी सपोर्ट नहीं किया, है ना, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, हमने सपोर्ट किया पीआरसी का। तो इसके वजह से हमारे रिलेशन उनके साथ बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और अब रिलेशन थोड़े अच्छे बनने लग गए हैं। तो 95 में क्या किया हमने भी, यहाँ पे एक सेंटर खोल दिया, हमारा भी वहाँ पे एक सेंटर था, है ना, वहाँ पर है ताइवान में। ठीक है, ये इंसिडेंट हो गया, ये चाइना को अच्छा नहीं लगा। इसके बाद 98 में क्या हुआ, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति क्या है दोस्तों, हाँ, क्या है दोस्तों ऑपरेशन शक्ति, ये एक न्यूक्लियर टेस्ट था, है ना, इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, 98 में किया था हमने।
कहाँ किया था ये कहाँ किया था? पोखरण में किया था। अच्छा, तो ये क्या हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट था? नहीं, ये पहला न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था। हमारा इससे पहले भी हमने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था। कब किया था हमने? 1974 में। ठीक है। अच्छा, तो इसका नाम है ऑपरेशन शक्ति, उसका क्या नाम था? ठीक है, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट था 1974 में, उसको वो कहाँ हुआ और प्लस उसका नाम क्या था। ठीक है। अच्छा, तो हम ऑपरेशन शक्ति की बात करते हैं। ऑपरेशन शक्ति ये काफ़ी शौक था, पूरे वर्ल्ड को शौक हो गया कि भाई यार इंडिया ने क्या कर दिया, इन तो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। ठीक है। तो हमने इसको बहुत ही, है ना, कोवर्ड तरीके से किया, मतलब बहुत ही छुपके से किया, हमने किसी को बताया भी नहीं, है ना। इवन यूएस जो है, यूएस की एक सैटेलाइट जो है वो हमेशा यहाँ से गुजरती थी, वो देखती थी, सर्वे करती देखती थी, तो उनसे भी छुप के हमने ये किया, उन्हें भी पता नहीं लगने दिया। ठीक है। तो चाइना, यूएस, ये इनको किसी को भी नहीं पता था कि हम ऐसा कुछ यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये किसी को नहीं पता था। ठीक है। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, परमाणु करके, इनकी जॉन अब्राहम की, काफ़ी अच्छी मूवी है, आप देखना उसको, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे साइंटिस्ट जो है वहाँ जाके, और उन्होंने आर्मी की ड्रेस पहन के वो घुमा करते थे वहाँ पे, क्योंकि ये कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में है दोस्तों। तो ये इसके जस्ट पास में ही, हमारे पास में ही है पाकिस्तान की बॉर्डर, तो वहाँ के भी कोई जासूस वासूस यहाँ आके और वो देख सकते हैं कि भी अच्छा यहाँ तो न्यूक्लियर टेस्ट चल रहा है, और वो आगे खबर कर सकते हैं। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए क्या है, वो आर्मी की ड्रेस पहना करते थे, आर्मी की ड्रेस पहन के और पूरा ऑपरेशन किया करते थे। ये देखिए दोस्तों, ये फ़ोटो देख रहे हैं आप? इनको जानते हैं आप? ये देखिए, इनको जानते हैं? ये कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये आर्मी में थे क्या दोस्तों? नहीं, ये आर्मी में नहीं थे, ये हमारे साइंटिस्ट थे। ये ये सब हमारे साइंटिस्ट है दोस्तों, सिविलियन साइंटिस्ट है। तो इनको देख रहे हैं आप आर्मी की ड्रेस में? ये ऑपरेशन शक्ति के दौरान ली गई फ़ोटो है। तो ये आर्मी की ड्रेस में घूमा करते थे वहाँ पे, ताकि किसी को शक ना हो, और काम भी रात में और ऐसे टाइम पे किया करते थे जब कोई नज़र ना रख रहा हो, किसी को पता ना चले। ठीक है। तो ऑपरेशन शक्ति जो हुआ 98 में, ये सक्सेसफुल था। हमने ये 3 टेस्ट फायर किए, सक्सेसफुल थे। ये काफ़ी शौक था इंडियन, जो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी है, ये काफ़ी शौक हो गई कि अरे यार, अब तो इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो ये चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया दोस्तों। चाइना इससे थोड़ा घबरा भी गया, और प्लस घबराहट में उसने क्या किया कि पूरे उसने ग्लोबल कम्युनिटी में क्रिटिसिज्म किया इंडिया का, बहुत बहुत निंदा करी कि यार ये बहुत गलत कर रही है, ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा वैसा ऐसा बहुत कुछ किया। इवन यूएस भी काफ़ी क्रिटिसिज्म कर रहा था। और इस दौरान एक बात, एक इंसिडेंट हो गया था दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको। एक हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम, मिस्टर फर्नांडिस, तो वो जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, उनका एक लेटर था जो उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट को लिखा था, वो यूएस प्रेसिडेंट ने आउट कर दिया। उसमें क्या लिखा था उन्होंने क्या लिखा था कि भाई हमने ये न्यूक्लियर वेपन जो किया, हमारा जो एनिमी है कौन है? चाइना है, और हमें इसलिए न्यूक्लियर वेपन रखना, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हमने ये टेस्ट किया। और ये जो लेटर है, ये वहाँ के प्रेसिडेंट ने आउट कर दिया था। इसकी वजह से चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा। हमारे रिलेशन देख रहे हैं आप, अच्छे चल रहे थे, और इसमें एकदम से उन्हें बुरा लगा, कि बहुत बुरा लगा कि यार ये तो गलत हुआ, हमें एनिमी सोच रहे हो हैं। और उसने काफ़ी निंदा करी। और हम वैसे भी, अगर वो लेटर बाहर नहीं भी आता तो भी चाइना हमारा बहुत क्रिटिसिज्म करता, वो कभी खुश नहीं होता कि भी हमारे नेबर के पास में, है ना, न्यूक्लियर पावर है। और फिर 1 साल बाद ही क्या हुआ? कारगिल वॉर हुई दोस्तों। कारगिल वॉर किसके साथ हुई? कारगिल वॉर हुई पाकिस्तान के साथ 99 में। और फिर इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर एक सरप्राइजिंग फैक्टर है कि चाइना ने पाकिस्तान को काउंसिल किया कि भाई तो अब झगड़ा मत कर, पीछे आ जा, छोड़ दो, झगड़ा मत करो, पीछे आ जाओ, वापस आ जाओ, अंदर में जाओ। इसमें क्या आ गया था? पाकिस्तान अंदर घुस गई थी कारगिल में। तो इंडिया ने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया और उसे पीछे कर दिया, खदेड़ दिया, है ना। इसमें एक सरप्राइजिंग फैक्टर ये था कि भाई चाइना ने सपोर्ट तो पाकिस्तान का किया, बट उसने उसको काउंसिल किया कि भाई तुम झगड़ा मत करो, पीछे आ जाओ। क्यों किया? बोले यार बहुत बुरा मारेंगे ये, वैसे भी बहुत मुझे भी मार चुके हैं, डरा चुके हैं, है ना, तो अब तुम्हें भी मारेंगे, और प्लस अभी तो न्यूक्लियर वेपन बन चुके हैं, तो भाई मत करो, पीछे आ जाओ। तो ये कारगिल वॉर में तो हमारी जीत हुई दोस्तों, है ना, हमने पाकिस्तान को खदेड़ दिया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद 2003 में चाइना ने सिक्किम को रिकग्नाइज कर लिया कि भाई हमारी संप्रभुता सिक्किम पे, हमारी संप्रभुता को रिकग्नाइज कर लिया, मान लिया, मान्यता दे दी, है ना। ये बड़ा एक इंसिडेंट था 2003 में। ठीक है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? 2005 में चाइना को सार्क
जो समूह है उसमें ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया हमने, ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया। सार्क, और सार्क क्या है दोस्तों, सार्क एक 8 देशों का समूह है, इंडिया इसका पार्ट है, 8 देश है इसके अंदर, है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे करके 8 देश हैं, ये सब साउथ एशिया के ही देश हैं। और चाइना चाहता था कि मुझे एक परमानेंट मेंबर भी बना लो सार्क का, है ना, वो इसमें भी घुसना चाह रहा था कि भाई यहाँ मिल जाऊँ ताकि यहाँ पे मैं अपनी पॉलिटिक्स कर लूँ, बट इंडिया इसका विरोध करता है ना, इंडिया ने इसका विरोध किया और इंडिया ने कभी भी इसको परमानेंट मेंबर बनने के लिए नहीं, हाँ नहीं करी, है ना, उसका हमेशा विरोध किया। क्या ये सही किया है दोस्तों? हाँ, उसे चाइना को सार्क का मेंबर बना देना चाहिए था या बना देना चाहिए अभी भी? हाँ, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, है ना, आपके व्यूज़ क्या है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद 2005 में ही हमने उनके साथ एक ट्रीटी साइन की, और क्या था, हमने उनके साथ एक डॉक्यूमेंट साइन किया, स्ट्रेटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना, इस पे बेस्ड है हमारी, है ना, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम कहते हैं ना हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, ये देखिए इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो पर स्ट्रेटजी के नाम पे हमारे बीच में कुछ भी कॉपरेशन नहीं हुआ है वैसे, बट ये हमने साइन किया 2005 में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 2006 में नाथुला ओपन होता है ना, नाथुला जो पास है इसे खोल दिया जाता है। नाथुला मैंने आपको बताया था, नाथुला कहाँ है, नाथुला सिक्किम में है दोस्तों, और इसे खोला गया है 1962 के बाद, इसे पहली बार ही खोलते हैं, 2006 में इसे खोला गया। क्यों खोला गया? ट्रेड के लिए खोला गया, है ना, इसके थ्रू ट्रेड होता है। और क्या है, हमारे 3 पास हैं जिससे हम पासेस हैं जिससे हम चाइना के साथ ट्रेड करते हैं। एक तो ये नाथुला है सिक्किम में, एक शिवकिला है, शिवकिला कहाँ है, हिमाचल में, और एक और है लिपू लेक, लिपू लेक कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये 3 जो पासेस हैं इसी के साथ हम ट्रेड करते हैं, और ये जो नाथुला है ये 2006 में ओपन हुआ, है ना, 2006 में इसको खोला गया, और ये बंद था 62 से, है ना, 62 से ये बंद था, 44 ईयर्स तक ये बंद रहा है, और उसके बाद इसे खोला गया, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप था, ये ट्रेड के लिए हमने खोला इसे, ठीक है। और फिर 2007 में एक इंसिडेंट होता है दोस्तों, 2007 में, अब देखो ये चाइना की आदत है ऐसे छोटे मोटे कुछ ना कुछ करतब करना, हर साल करते रहते हैं वो। तो 2007 में क्या किया उन्होंने, 2007 में एक हमारे IAS ऑफिसर थे अरुणाचल प्रदेश के, तो वो चाइना विजिट पे जा रहे थे, तो चाइना ने उन्हें वीज़ा देने से मना कर दिया, है ना, वीज़ा देने से मना कर दिया। तो भी इंडियन गवर्नमेंट को शौक हुआ कि भाई हमारे तो हम ऑफिसर को, भाई ऐसा भी नहीं है कि किसी नॉर्मल कोई सिविलियन जा रहा है, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं और ये जा रहे हैं और इन्हें मना कर दिया वीज़ा की, क्यों मना किया पूछा, तो अब उनका जवाब क्या है, उनका जवाब ये आया है कि भाई अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का पार्ट है, तो ऐसे तो ये चाइनीज़ सिटीज़न हो गए, तो हम हमारी सिटीज़न को हमारे कंट्री में आने के लिए वीज़ा क्यों देंगे। देख रहे हो आप कैसी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रुख वैसे उन्होंने चेंज कर दिया उसी साल। फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश से ही कोई प्रोफेसर थे, वो जब चाइना गए तो उन्हें वीज़ा दे दिया। तो ये सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ था, ऐसा काफ़ी न्यूज़ में था ये, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे भी लिया है, ठीक है। फिर 2007 के बाद क्या हुआ, 2008 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होता है। क्या है कि ब्रिटेन ने रिकॉग्नाइज कर लिया चाइना पर, तिब्बत पर चाइना की संप्रभुता, सोवरेनिटी, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया ब्रिटेन ने। इससे पहले ब्रिटेन का क्या रुख था, इससे पहले ब्रिटेन का रुख था कि भाई वो सोवरेनिटी नहीं मानी थी उसने तिब्बत पे चाइना की, जबकि सुजरेनिटी मानी थी। इसका मतलब क्या है कि भाई उसके ऊपर उसका दावा है कि भाई चाइना तिब्बत के जो एक्सटर्नल मैटर्स है ना, वो हैंडल कर सकता है, बट इंटरनल मैटर्स नहीं हैंडल कर सकता। ये किससे माना था, ये जो अपना 1914 का जो शिमला एकॉर्ड था, इसके थ्रू ब्रिटेन हमेशा यही कहता था कि भाई जो चाइना है, चाइना का तिब्बत पर हक है, पर उस पर संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि भाई ये तो हमारे ही कंट्री का भाग है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज कर दिया ब्रिटेन ने 2008 में, अपनी वेबसाइट पे लिख दिया कि भाई ये चाइना तिब्बत जो है चाइना का पार्ट है, और तिब्बत पे पूरी सोवरेनिटी, संप्रभुता है किसकी, चाइना की। ये काफ़ी एक झटका लगा इंडियन डिप्लोमेसी को। कैसे? क्योंकि हम वही 1914 का डॉक्यूमेंट जो है शिमला एकॉर्ड, इसी के बेसिस पे हम हमेशा हमारी डिप्लोमेसी करते हैं कि भाई ये मैकमोहन लाइन भी उसी शिमला एकॉर्ड का है। जब ब्रिटेन ने ही ऐसा अपना रुख बदल दिया तो हमारे लिए एक डिप्लोमेसी को काफ़ी धक्का लगा कि भाई हम तो इसी डॉक्यूमेंट को मानते हैं और इस डॉक्यूमेंट से ये पलट गए। तो ये एक हमारी डिप्लोमेसी को एक झटका लगा था 2008 में, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट था दोस्तों, ठीक है। फिर भी हम आज भी कहते हैं कि भाई शिमला एकॉर्ड आपने साइन किया था, तो उसके बेसिस पे हम आज भी मैकमोहन लाइन को मानते हैं, ठीक है। अच्छा, 2008 में तो ये हो गया। फिर क्या हुआ, इस बार
चाइना की तो इस बार इंडिया की। क्या हुआ 2009 में? 2009 में एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन पास कर दिया किसके लिए? इंडिया के लिए और अरुणाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए एक लोन पास कर दिया। तो इसका सीधा सीधा क्या मान इसको इससे सीधा सीधा क्या इन्फ्लुएंस निकलता है? ये निकलता है कि भाई एडीबी ने अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट मान लिया। जो एडीबी है वो एक इंटरनेशनल बैंक है ना। अच्छा, एडीबी के बारे में आप बताना कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताना। इसमें मेन स्टेक वैसे जापान की है, तो जापान और यूएस इसकी मदद से इंडिया ने ये जो कदम है, ये जो स्टेप हुआ, ये उनकी मदद से मिला हमें। ठीक है, कि जापान और यूएस इनका भी सपोर्ट था कि हाँ ठीक है भाई, हम इस बैंक से आपको लोन दिलवा देंगे। इसका चाइना भी मेंबर है इसका। चाइना ने इसका काफ़ी विरोध किया था कि भाई हमेशा वो स्टॉप कर देता था कि भाई नहीं, इनको नहीं देना अरुणाचल प्रदेश के लिए। बट इस बार हमें लोन मिल गया। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये घोषित हो गया, मतलब एडीबी ने, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि भी अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है ना। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये काफ़ी एक पॉजिटिव वेव थी हमारे लिए कि भाई अब अरुणाचल प्रदेश को इंटरनेशनल कम्युनिटी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं ये इस इंडिया का पार्ट मान रही है। ठीक है, और ये चाइना के लिए काफ़ी एक धक्का था और चाइना ने इसका काफ़ी विरोध किया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद सीधा 2011 में जो ब्रिक्स समिट हुई है ना, कहाँ हुई? सानिया, चाइना, है ना। यहाँ पर दोनों ने वापस किया कि भाई हम डिफेंस कोऑपरेशन में वापस हम डिफेंस कोऑपरेशन करते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अच्छे रिलेशन में आगे बढ़ते हैं। ये बातें हुई। और चाइना ने एक और बात कही, चाइना ने कहा कि भाई चाइना ने मंजूरी दी कि हम जो स्टेपल्ड वीज़ा देते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, स्टेपल्ड वीज़ा देते हैं, इसको भी रोकेंगे। अच्छा, ये स्टेपल्ड वीज़ा क्या है दोस्तों? इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। ये इशू अभी भी है। चाइना स्टेपल्ड वीज़ा देता है जम्मू कश्मीर के लोगों को और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को। वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अगर चाइना जाते हैं तो वो उनको वीज़ा, नॉर्मल वीज़ा नहीं देता और स्टेपल्ड वीज़ा देता है। अच्छा, स्टेपल्ड वीज़ा क्या होता है और इसका क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाइना जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो जैसे ही मैं उनकी एम्बेसी जाऊँगा कि भी मुझे आप अपना वीज़ा दीजिए, ठीक है। तो वीज़ा क्या होता है दोस्तों? आपके पासपोर्ट में एक स्टैम्प होता है ना। तो वो स्टेपल्ड वीज़ा का मतलब क्या है? वो आपके पासपोर्ट के पेपर पे स्टैम्प नहीं देते, वो एक अलग पेपर पे स्टैम्प लगा के उसे स्टेपल कर देते हैं आपके पासपोर्ट के साथ। ठीक है भाई, कर दिया उन्होंने, तो परमिशन मिल गई जाने की। तो इसमें क्या फ़र्क हो गया? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि जब वो हम जाके वापस आते हैं उस कंट्री से, तब वो स्टेपल जो पेपर है उसे अलग कर देते हैं और आपका वीज़ा, आपका जो पासपोर्ट है, दे देते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे उस आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता कि उस कंट्री में गया था। रिकॉर्ड क्या होता है? ये पासपोर्ट जो है ये एक रिकॉर्ड होता है दोस्तों, कि हम किसी भी कंट्री में, किसी दूसरी कंट्री में गए तो उसका एक रिकॉर्ड होता है पासपोर्ट, है ना। पासपोर्ट इसलिए होता है। तो अगर उसमें रिकॉर्ड ही नहीं है, जब उसका मेन काम क्या है पासपोर्ट का, कि भाई ये रिकॉर्ड रखना कि भाई ये आदमी इंडिया से बार बार कौन कौन से देशों में जाके आया है। अब अगर उस पर ये उन्होंने स्टेपल वीज़ा क्या है ये निकाल लिया उन्होंने, तो इसका रिकॉर्ड ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ही नहीं है। तो ये चाइना की जो पॉलिसी, ये बहुत ही ख़राब पॉलिसी है और ये अभी भी ये मुद्दा काफ़ी चल रहा है और ये चाइना अभी तक बंद नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा था ये जम्मू कश्मीर के साथ बंद कर देंगे 2011 में, तो शायद ये थोड़े टाइम के लिए बंद करके इन्होंने वापस चालू कर दिया। तो ये एक बहुत ही गलत पॉलिसी। तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया वो स्टेपल वीज़ा क्या है। कभी एग्जाम में पूछ ले अगर 2 मार्कर, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेपल वीज़ा क्या है। ठीक है दोस्तों, ओके। उसके बाद क्या होता है 2013 में? क्या होता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं प्रणब मुखर्जी, ये अरुणाचल प्रदेश जाते हैं। ये जाते हैं अरुणाचल प्रदेश और एक स्पीच देते हैं, और उस स्पीच में क्या कहते हैं कि भाई अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है, इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। अरुणाचल प्रदेश क्या है? हमारा अभिन्न हिस्सा है। अब ये जो स्पीच दी, इसके बाद आपको पता ही है, यहाँ पे तो छोटी सी कोई बात कर लो अरुणाचल प्रदेश की या फिर अक्साई चीन की या किसी बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, तो चाइनीज़ तो वैसे ही आग बबूले हो जाते हैं। और हमारे तो प्रेसिडेंट ने वहाँ जाके ये कह दिया, तो वो तो आग बबूला उनका होना ही था। तो काफ़ी आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि यार ये गलत बात है, ये आपने सही नहीं किया, ये बिल्कुल सही नहीं है। और इसका उन्होंने काफ़ी विरोध किया। विरोध किया तो किया, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, है ना। अब वो हमारा पार्ट है तो हमारा पार्ट ही रहेगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ? उसके बाद सीधा एक बड़ा इंसिडेंट होता है 2017 में। 2017 में क्या होता है दोस्तों? डोकलाम स्टैंड ऑफ।
ये डोकलाम हमने देखा था, डोकलाम कहाँ था ये डोकलाम? डोकलाम था भूटान में। ये ट्राई जंक्शन पे है, भूटान, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन में, है ना? हमने देखा था, एक बार दिखा लेता हूँ आपको वापस। ये रहा, देखिए ये रहा, है ना? तो ये रहा डोकलाम, कहाँ है ये? भूटान में है ना? और ये ट्राई जंक्शन है, देखो ये इंडिया है, चाइना है, ये भूटान है। ये क्या है? ये एक प्लेटू है ये, है ना? ये प्लेटू है, इससे ऊपर ये थोड़ा हाइट में रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होती है जो हाइट वाली प्लेसेस होती है। तो चाइना क्या कर रहा था? चाइना एक अपना रोड बना रहा था यहाँ पे, और इंडिया ने आके यहाँ पे भूटान के साथ मिलके, यहाँ भूटान के सपोर्ट में यहाँ पर आके इंडिया ने यहाँ पे प्लेटू पे आके अपने सोल्जर्स खड़े कर दिए और कहा भी आप ये गलत कर रहे हो और आप यहाँ से जाओ। और ये स्टैंड ऑफ हुआ था दोस्तों, काफ़ी दिन चला था, 80-90 डेज़ के लिए चला था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था। आ गया ये रहा, ओके। तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इश्यूज़ पढ़ेंगे, तो उसमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स और वो सब आएंगे, तो उसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप समझ जाओ कि 2017 में एक स्टैंड ऑफ हुआ था। क्यों हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? भूटान, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन में। और ये डोकलाम कहाँ पर है? डोकलाम है भूटान के अंदर। ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डोकलाम कहाँ है तो कंफ्यूज मत होना कि ये इंडिया में है, ये भूटान में है, ठीक है? तो चलिए, 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफ़ी टेंस माहौल हो गया था। अब कम से कम 70-80 दिन के लिए जब ये चला, ये स्टैंड ऑफ चला। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या है? आमने सामने आ गए आदमी, है ना? आमने सामने खड़े हो गए, आमने सामने आके एक दूसरे के साथ हम बस अब जैसे वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है। तो ये काफ़ी टेंस माहौल चला 70-80 दिनों के लिए, ठीक है? अब उसके बाद जो है सिचुएशन काम डाउन कब हुई? जब हमारे जो पीएम है, पीएम मोदी हैं, ये वुहान गए। ये वुहान में क्या थी? हमारी वुहान में पहली इनफॉर्मल समिट थी, पहली इनफॉर्मल समिट थी। ये देखिए, ये फोटो है, ये वुहान की है, उसी मीटिंग की है। इनफॉर्मल समिट क्या होती है दोस्तों? इनफॉर्मल समिट जो होती है ये ऑफिशियल समिट से अलग होती है। ऑफिशियल समिट तो सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो किए जाते हैं, प्लस यहाँ पे जाके हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, कुछ डिप्लोमेटिक बातें करते हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ और सिर्फ बातें करने के लिए, प्राइवेट बातें नहीं है। यहाँ पे भी डिप्लोमेटिक बातें ही होती है, बट इसमें ये जो ऑफिशियल जो प्रोसीजर्स है वो सब नहीं होते। कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, बस बैठ के और बातचीत करनी है ना? इससे क्या होता है? इससे क्या है, वेंट आउट हो जाते हैं, रिलेशन थोड़े अच्छे होते हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव मूव था कि भाई दोनों लीडर्स मिल रहे हैं और इन्होंने इनफॉर्मल मीट करी है। तो इससे क्या हुआ? इससे काफ़ी अच्छा और ठंडा, थोड़ा तनाव कम हो गया, ठीक है? ये जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें नरेंद्र मोदी गए थे वुहान, है ना? ये वुहान वही वुहान है जहाँ से कोरोना आया है अभी, है ना? ये वुहान। तो वुहान गए, ये फर्स्ट इनफॉर्मल मीट हुई। फिर सेकेंड इनफॉर्मल मीट के लिए चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है वो आए इंडिया, है ना? ये देखिए, ये फ़ोटो दिख रहा है आपको? ये कहाँ का फ़ोटो है? हाँ, महाबलीपुरम। अच्छा, ये टेम्पल्स कौन से हैं? हाँ, पंचरथ। ये कहाँ? तमिलनाडु में है। ये आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये यहाँ के दौरे पे है, देखो ये इनफॉर्मल मीट हुई यहाँ पे, 2018 में ही हुई ये भी, है ना? तो अप्रैल में ये तो वुहान गए हमारे प्रेसिडेंट, और फिर सितंबर में ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है ये आए इंडिया, और यहाँ पे सेकंड इनफॉर्मल मीट हुई दोनों के बीच में, ठीक है? तो माहौल काफ़ी ठंडे हो गए, काफ़ी अच्छे हो गए, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 2019 में इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि भाई हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, चाइना का ये इनिशिएटिव, हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है दोस्तों? ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चाइना का, जो ये काफ़ी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसमें ये रेल, रोड प्लस सी रूट्स, इन सब का कॉम्बिनेशन है। तो ये एक तरह से अपना सिल्क रूट जो था उसे अभी ये मॉडर्न एरा में ये डेवलप करना चाहता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको नाम दिया है, ठीक है? तो ये इसके अगेंस्ट क्यों है इंडिया, है ना? इसके अगेंस्ट इस वजह से है क्योंकि सीपैक की वजह से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये कहाँ से गुजरता है? ये सीपैक गुजरता है हमारे कहाँ से? पीओके से। अब पीओके इंडिया क्लेम करता है कि भाई ये तो इंडिया का पार्ट है और आप यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट और कैसे कर रहे हैं? तो इसके अगेंस्ट में है इंडिया, और ये जो कंसर्न है इसको कभी चाइना ने कभी फेस नहीं किया कि बैठ के बातचीत करे या कुछ बोले, कुछ बातचीत करे, ये कभी उन्होंने नहीं करा। तो इस वजह से इंडिया ने क्या कह दिया कि इंडिया इससे बाहर हो गया कि हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। बहुत सारी कंट्रीज इसका पार्ट बन गई है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी, बांग्लादेश हो गई, श्रीलंका हो गई, ये सब क्या है इसका पार्ट, पाकिस्तान है, ये सब इसका पार्ट बन चुके हैं, है ना? इवन अभी लेटेस्ट कौन है? नेपाल ने भी ज्वाइन कर लिया कि भाई हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनेंगे।
पर इंडिया ने इसे नो कह दिया। क्यों? क्योंकि हमारे जो कंसर्न्स थे, है ना, हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ थी, उससे कभी भी इन्होंने हमें इसके बारे में कभी अच्छा जवाब नहीं दिया। इसके बारे में कभी भी इन्होंने हमें बैठ के कोई मीटिंग नहीं करी, इस बारे में कभी कुछ कहा नहीं। तो ये काफ़ी गलत था, रुख था चाइना का। तो इस वजह से इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया ने मना कर दिया कि हम इस इनिशिएटिव का पार्ट नहीं बनेंगे। और इसी के साथ दोस्तों ये क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इसके बाद हम लेंगे चाइना के जो करंट इश्यूज़ हैं, बॉर्डर इश्यूज़ हैं, करंट इश्यूज़ जो भी हैं, जैसे बॉर्डर इश्यूज़, वाटर इश्यूज़, सी पैक, ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में डिटेल में। ठीक है? तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो भी हमने आज पढ़ा, इसके आपको ये क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? आप एक बार वापस देखिए वीडियो आप चाहें तो। ठीक है? इसकी क्रोनोलॉजी जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? आपको याद रहेगा, एज ए स्टोरी आपको याद होना चाहिए, ताकि क्या एग्ज़ाम में कभी भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई अच्छा ये उस टाइम ऐसे हुआ था, ये उस टाइम ऐसे हुआ था, इसको आप कोट कर सकते हैं। प्लस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करंट का हम अभी सारे जो भी इश्यूज़ हैं चाइना के साथ, वो सब मैं अगली क्लास में लेने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों? चलिए, तो इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। तो जो भी नए लोग हैं तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक ज़रूर करें, और जितना ज़्यादा हो उतना शेयर करें। ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।